हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सोशियोलॉजिस्ट यूजुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये जो समाजशास्त्री है वो पूर्ण और सापेक्ष निर्धनता के बीच में भेद करते हैं। तो देखो, एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट होता है, टोटली गरीब है, अपनी बेसिक नीड ही आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, वो एब्सोल्यूट होता है। सापेक्षिक जो होती है वो होती है कुछ नीड्स नहीं पूरी हो पाती है। ठीक है, जैसे कि मुझे आईफोन लेना है, सपोज करो, ठीक है, तो मैं आईफोन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी मनी नहीं है। तो ये सापेक्षिक आपकी निर्धनता हो गई। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? रीजन क्योंकि डेवलप कंट्रीज विद स्टेबलाइज्ड वेलफेयर सिस्टम एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रेयर। ये जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ पे वेलफेयर सिस्टम प्रॉपर वे में चलता है, इसलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है, पूर्ण निर्धनता, बहुत कम तौर पे देखी जाती है, रेयरली देखी जाती है। देखो, जितनी भी वेलफेयर डेवलप कंट्रीज होती हैं तो वो तो टोटली डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो पॉवर्टी का कोई वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर वे में डेवलपिंग हो चुकी होती है। पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये प्रकार की आपकी पॉवर्टी पाई जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, पर ये इसको कहीं पे भी लिंक नहीं कर पा रहा है, आर ए को कहीं पे भी लिंक नहीं कर पा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, which among the following is relevant and related the mentioned policy of education। एजुकेशन की पॉलिसी पे कौन क्या है ये आपको बताना है। तो इनका जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन जो थी वो 1948 में बनी गई थी, 1948 से 1949 के बीच में रही थी। यूनिवर्सिटी लेवल पे इनकी एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। ये फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम बना था इंडिया के अंदर, यानी कि राधा कृष्णन जो था वो फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, गॉट इट। दूसरा आपका है मुरलीधर कमीशन। मुरलीधर कमीशन क्या कह रहा था कि इसका जो एम था वो एम ये था कि पूरा सिस्टम एक होना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एक होनी चाहिए। देखो, आपको याद करने के लिए टर्म बताया है, राधा कृष्णन आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे बनी थी, है ना। मुरलीधर कमीशन आपके सेकेंडरी लेवल पे बनी है कि सेकेंडरी एजुकेशन ठीक ठाक हो जानी है। किदवई जो कमीशन बना था वो था आपके अल्लाह रहमा किदवई। ये इनका जो जीवन काल रहा है वो 1920 से लेकर के अभी 16 तक रहा है, सन 2016 तक। ये रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया है कि प्रॉपर वे में रिसर्च होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए आपकी, ठीक है, इस पे काम किया है ना। अच्छा, कोठारी जो कमीशन रहा है, कोठारी कमीशन रहा है 1964 से 1966 के बीच में कोठारी कमीशन रहा है। ये प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन हो गई, या जैसे आपकी मदर टंग हो गई, या कोई जनरल मैथमेटिक्स का हो गया, या एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गई, या कोई डांस वांस हो गया है, सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारे प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कोठारी कमीशन रहा है। मुरलीधर जो कमीशन रहा है वो आपके सेकेंडरी लेवल पे रहा है, और राधा कृष्णन आयोग जो बना है वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे बना है। बात कर लेते हैं तेंदुलकर। देखो, तेंदुलकर कमीशन नहीं है, तेंदुलकर कमेटी है। ये जो कमेटी बनी है ये पॉवर्टी के ऊपर बनी है, ठीक है, कि पॉवर्टी को कैसे रिलीज किया जाए, पॉवर्टी बनी। और इसके लिए जो आया है फॉर्मूला वो पी क्यूब का आया है, यानी कि 3 बार पी लिखा गया है। इसमें लिखा है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय होनी चाहिए, जो खर्चा होना चाहिए वो सिर्फ 33 रुपये ही होना चाहिए पर डे में, ठीक है। तो ये जो कमीशंस बने हैं एजुकेशन पे, ये आपके बने हैं राधा कृष्णन, मुरलीधर और कोठारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हु हैज द क्लासिफाई एक्शन इनटू द लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल नॉन लॉजिकल जो एक्शन है वो वेलफेयर पैरेटो का लिखा गया है। द माइंड एंड द सोसाइटी 1916 में इन्होंने जो बुक लिखी थी माइंड सोसाइटी के अंदर लिखी थी। मैक्स वेबर की जो सोशल एक्शन की जो थ्योरी थी वो 4 प्रकार के इन्होंने एक्शन बताए थे। वर्थ एक्शन, जैक एक्शन, अफेक्शन एंड ट्रेडिशनल सोशल एक्शन बताया था। जर्मनी के निवासी थे, इनका जन्म 1864 में हुआ था, ठीक है। पार्सल्स ने जो बताया था सोशल एक्शन के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल एक्शन, इनकी जो सोशल एक्शन के ऊपर काम था वो था AGIL वाला फॉर्मूला, ठीक है, अडेप्टेशन, गोल ओरिएंटेड, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा विल्फ्रेड पैरेटो।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इम्पोर्टेंट मैथडोलॉजी कंपोनेंट इन द फूकोस वर्क। कि जो फूको की मैथडोलॉजी है, महत्वपूर्ण मैथडोलॉजी के घटक कौन कौन से हैं या कौन सी वाली बुक के इन्होंने मैथडोलॉजी पे काम किया है। तो देखो ऑल ऑफ थिंग्स जितनी भी बुक्स हैं वो सारी आपकी फूको की बुक्स हैं, ठीक है। पहला उनकी जो बुक्स उन्होंने जो बताया है ऑप्शन में, डिसिप्लिन एंड द पनिश, ये लिखी गई थी 1975 में। द हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी लिखी गई है 1976 में। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन लिखी गई 1961 में। द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखी गई है 1969 में। एंड द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स एंड द आर्कोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस जो लिखी गई थी वो 1966 में लिखी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज जो बुक लिखी गई थी, इन पे टोटली इनकी जो मैथडोलॉजी थी वो इसी बुक के ऊपर बेस रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, पीपल अंडर द क्लास स्ट्रक्चर हुआ द इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल मार्जिनल इंक्लूडेड कंपाइज एज, ठीक है। वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित होते हैं, किस वर्ग के अधिकार होते हैं। देखो जो अधिकारहीन हो गए, आप इस बात को समझो कि जो अधिकारहीन हो गए यानी कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है, तो वो किस काम के होंगे, वो बिल्कुल अंडर क्लास हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके बिल्कुल अंडर क्लास हो जाएंगे क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की कोई पावर है ही नहीं, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्रेस्ड क्लास, ठीक है। तो ऑप्रेस्ड जो क्लास होती है जैसे कि हरिजन हो गए, ठीक है, इनको किसी मंदिर में नहीं जाया जाएगा, इनको किसी पब्लिक पार्टीज में नहीं बुलाया जाएगा, इनको बहुत अलग थलग रखा जाएगा सोसाइटी से, यानी कि इनका दमन किया जाएगा, इनका उत्पीड़न किया जाएगा, इनका शोषण किया जाएगा हर तरीके से, ठीक है। ये आपके ऑप्रेस्ड क्लास हो गई है। अच्छा, आर्थिक वर्ग, आर्थिक वर्ग क्या हो गया, आर्थिक में एक तो अपर लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। अपर लेवल के पास सारी सुख सुविधाएं होती है, लोअर लेवल के पास प्रॉपर सुख सुविधाएं नहीं होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 15 का वो आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, विच इज द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवियंस। डेवियंस का जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसको प्रभावित करता है। देखो डेवियंस का यानी हो गया कि आपके सोसाइटी के विरुद्ध काम करना, समाज के विपरीत आचरण करना, ये आपके डेवियंस हो गया, ठीक है। तो हिरार्की का मतलब हो गया एक लेवल हो गया है ऐसे, ठीक है, कि ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, यानी कि एक सोपान हो गया, एक पद कर्म हो गया, ठीक है। तो विचलन जो प्रभावित करता है वो हमेशा व्यक्ति को प्रभावित करता है, विचलन को करता है। समाज विरोध कार्य जैसे चोरी करना हो गया, कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी में चोरी झलकेगी, ठीक है। ये का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, स्टेटस हम देख लेते हैं। स्टेटस क्या होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली आपको जो प्रेस्टीज दी जाती है वो आपका स्टेटस मेंटेन होता है, ठीक है। और मानदंड क्या होते हैं, नॉर्म्स। मानदंड होते हैं समाज द्वारा कुछ निश्चित तौर तरीके जिनका पालन हमें करना होता है, वो हमें नॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 16 का राइट ऑप्शन आएगा बी। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इसका फर्स्ट आ रहा है हरिजन। हरिजन्स को किस उसमें डाला है लिस्ट में, तो इसको डाला है कि हरिजन्स मोरल एंड एथनिकल होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आ रहा है एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में डाला है। दलित आपके जिनको रखा गया है, दलित आपके रखा गया है पॉलिटिकल एंड कल्चर में, एंड जो महादलित होते हैं वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में रखे गए हैं, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज सजेस्ट द 6th डायमेंशन ऑफ द कम्युनिज्म। 6th डायमेंशन, जब भी 6th डायमेंशन की बात आ जाती है कम्युनिज्म में, तो इसका जो राइट ऑप्शन आना है वो आना है ओमैन, ठीक है, टी के ओमैन। इन्होंने 6 डायमेंशन बताए थे, 6 प्रकार के सांप्रदायिक आयाम बताए थे। क्या कहा था, असाइमिलेशन, आत्मसात्मीकरण, वेलफेयरिस्ट, कल्याणकारी, ब्रिटिज्म, पश्चिमगमनवादी, प्रीटेस्टी, प्रतिकारवादी, सेपरिस्ट, पृथकतावादी, एंड द सेंसेशनिस्ट यानी विलग्नतावादी के बारे में जो सुझाव दिया है वो आपके टीके ओमान ने दिया है। योगेंद्र सिंह ने जो दिया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन 1973, ठीक है। देसाई ने सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म 1948 के अंदर बात करी थी। अच्छा, ओमान ने जो सब कुछ कहा है वो कहा है सिटीजनशिप, नेशनलिटी एंड एथनिसिटी, लेकिन 1997 में लिखी गई है। एंड जीएस गुरिया जो बात करते हैं, उनकी जो फेमस बुक है कास्ट रेस इन इंडिया, ठीक है, कास्ट रेस इन इंडिया, ये 1932 में लिखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डिफाइन प्रोसीड्यूज द रूल्स विच पीपल आर एक्सपेक्टेड द ऑब्जर्व आर नॉन एज। ये जो निश्चित कार्य प्रणालियां नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उसे किस तरीके से जाना जाता है। तो मैंने आपको कहा कि समाज द्वारा निश्चित तौर तरीके होते हैं जिनका पालन हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको हम नॉर्म्स कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन आएगा नॉर्म्स। दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब हो गया कि ऐसे व्यवहार, लक्ष्य, साधन या गुण के आधार पे जिन्हें हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा कह देते हैं, जो हमारी सोशल लाइफ में हमको दिखता है कि ऐसा होना चाहिए, यानी किसी को कोई हमें दिख रहा है बड़ा तो हमें उसे नमस्कार करना चाहिए, यानी कि ये उसकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, वैल्यू कहा जाता है। सेंसेशन, प्रतिबंध, जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, ऐसे कुछ प्रतिबंध होते हैं जो समाज और परिवार के द्वारा हमारे पर लगाए जाते हैं। मोर्स आपकी हो गई हैं रूढ़ियाँ। जितनी भी परंपराएं, अलिखित परंपराएं, नियम कायदे कानून होते हैं जिनको निभाना पड़ता है, उनको मोर्स कहते हैं। तो 90 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द जनरलाइज एल्सवेयर हैज बीन गिवन बाय द टर्म। ये की टर्म किसने दी है? जनरलाइज एल्सवेयर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जनरलाइज अगर अदर जो आता वर्ड तो इसका आंसर आता GH मीट। ठीक है, समझ में आ रहा है। पर जनरलाइज्ड एल्सवेयर जब वर्ड आया है तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा जोशुआ मोरोविच। ठीक है, ध्यान रखना, जोशुआ मोरोविच एल्सवेयर ने कहा है एंड जनरलाइज अदर आपका GH मीट का है। मीट की जो बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, एज यू नो, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, 1934 में लिखा गया है। एलन सिंकल की व्हाट इन सोशियोलॉजी, ये बहुत फेमस बुक है जो 1964 में लिखी गई थी। एंड बॉटममोर की जो बुक है वो फेमस बुक है, वो है एलीट एंड सोसाइटी। देखो, आई होप आपको बहुत सारी बुक ऐसे याद हो गई होगी क्योंकि हर बात में कुछ ना कुछ बताया जाता है आपको। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।